नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम एक नए अंक के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। किसान भाइयों, आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है हर काम में, हर क्षेत्र में। और किसानी का क्षेत्र तो होता ही बहुत बड़ा है, चाहे वो उत्पादन का हो, फिर चाहे उसको साज संभाल का हो, और फिर चाहे वो भंडारण का हो। तो खाद्य प्रसंस्करण भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है जो हमारे किसान भाई करते हैं। कृषि के क्षेत्र में ये काम एक अपना अहम स्थान रखता है। जी हाँ, आत्मनिर्भर योजना जो भारत की चल रही है उसमें खाद्य प्रसंस्करण की योजनाएं क्या हैं, बस इसी विषय को लेकर आज हमने ये अंक सजाया है। और हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विजय अग्रवाल को, जो उद्यानिकी विभाग में है उप संचालक। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत योजना में कृषि एवं उद्यानिकी की क्या भूमिका है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत में हमारे जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, यह मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर बहुत सारी उद्यानिकी फसलें हैं, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि की अगर हम बात करते हैं तो गेहूँ, चना, धान जैसी मुख्य फसलें हमारे प्रदेश में होती हैं। और उद्यानिकी की बात करें तो उद्यानिकी में मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 20 लाख हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें होती हैं। और उत्पादन की अगर बात करते हैं तो 3 लाख हेक्टेयर में 3 लाख मैट्रिक टन उत्पादन है मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से बहुत सारी फसलें होती हैं। जैसे अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो संतरा है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। इसी तरह से धनिये की फसल जो होती है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है। लहसुन की बात करें या अन्य उद्यानिकी फसलों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो जब हम इसको बात करते हैं, उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। उत्पादन के साथ साथ आवश्यकता है समय को देखते हुए कि हमारे किसानों को भाव अच्छा मिले। और भाव अच्छा जब मिलेगा जब यहाँ पर उससे संबंधित अन्य सुविधाएं भी होंगी, क्योंकि सिर्फ खाने में या इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी जैसे हमने आम हुआ या आम को हम खा रहे हैं, लेकिन आज के समय में जो समय है वो प्रसंस्करण का है। आज के समय में आप देखते हैं कि घरों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। ज़्यादा समय तक चीज़ें चले जी जी जी, यानी एक समय, क्योंकि इसकी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। टमाटर की बात करें तो 2 दिन या 3 दिन भंडारण क्षमता होती है। बहुत सारे फल होते हैं, अधिकतम 1 हफ्ते का समय उसमें रहता है। लेकिन जब प्रसंस्कृत कर लेते हैं तो वो लगभग साल भर 2 साल तक चलते हैं। तो ऐसे में जब बाजार में डिमांड बहुत ज़्यादा है, और क्यों ना हमारे किसान भाई इस योजना का लाभ लें और खुद भी प्रसंस्करण करें। और भी हमारे ग्रामीण युवक हैं या अन्य युवक हैं, जो नवयुवक हैं, जो इस अभियान में साक्षी बने और खाद्य प्रसंस्करण को अपनाएं, क्योंकि हमारे इधर उत्पादन बहुत भरपूर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उत्पादन हमारे यहाँ भरपूर है। लेकिन जहाँ आत्मनिर्भर भारत योजना की बात आ रही है, तो अगर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए आई हैं? देखिए, एक इसमें अभी जो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 3 विशेषकर उद्यानिकी और कृषि से संबंधित 3 प्रमुख योजनाएं हैं। इसमें से है, पहली है जो प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है, इसमें इसकी है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है। दूसरी योजना है ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत है, ये टॉप टू टोटल कहलाती है। ये भंडारण के लिए और परिवहन से संबंधित योजना है। इसमें उद्यानिकी जो फसलें होती हैं उसका जहां पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है वहां से कोई भी व्यापारी, किसान, एफपीओज या अन्य कंपनी इसको खरीदती है किसानों का अच्छा मूल्य देके। और जहां पर भी भारत में या अन्य प्रदेशों में जहां पर उसकी अधिक डिमांड है वहां पर बेचती है, तो उसमें योजना का लाभ ले सकता है। और इसमें भारत सरकार की तरफ से जो योजना के लाभ की अगर बात करते हैं तो परिवहन में 50% अनुदान दिया जाता है, साथ ही साथ भंडारण में भी अनुदान दिया जाता है। तीसरी योजना अभी जो चालू हुई है, कृषि अधोसंरचना नीति जो चालू हुई है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें भी कई सारी संस्थाएं इसको भी लाभ ले सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आलू या अन्य फसलों का उत्पादन बहुत अधिक है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। आजकल इंटीग्रेटेड पैक हाउस जो कि निर्यात के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जहां पर सभी तरह की सुविधाएं होती हैं, फसलों की
खेत से फसल आने के बाद उसकी धुलाई होती है, सफाई होती है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग होती है, प्री कूलिंग होती है ना। तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस की आवश्यकता होती है। तो ये जो संरचनाएं होती हैं इनकी लागत काफ़ी आती है। तो ऐसे में जो भी उद्यमी हैं, किसान हैं या जो भी इसका लाभ लेते हैं इस योजना का, तो उसमें जो ब्याज रहता है उस पर अनुदान की व्यवस्था इसमें होती है। तो मुख्य रूप से 3 योजनाएं हैं हमारे किसानों के लिए है या कृषि संबंधित, जिनका हमारे जो लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। आपने जैसे कि 3 योजनाओं की बात करी है, सूक्ष्म उद्योग की अगर हम बात करें, उन्नयन की अगर हम बात करें, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हाँ, बताएं। ये योजना बहुत अच्छी योजना है और ये अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस योजना को जो भारत सरकार से मिली हुई है, इस पर कार्यवाही चालू है। ये योजना का मुख्य विशेषता ये है कि कृषि उद्यानिकी, फॉरेस्ट आधारित या दुग्ध संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं, इनसे संबंधित कोई भी प्रसंस्करण पदार्थ की अगर यूनिट लगाना चाहते हैं, प्रसंस्करण पदार्थ की कोई इकाई हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं, एसएचजीज लगाना चाहते हैं, एफपीओज लगाना चाहते हैं, तो उनको इसमें अनुदान की व्यवस्था है। साथ ही साथ क्या है कि इस समय अगर हम देखें तो बहुत सारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां प्रदेश में पहले से भी हैं, लेकिन उनमें उनकी प्रॉपर मार्केटिंग होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, प्रमाणन नहीं होता है, वो अच्छे से ब्रांडिंग नहीं कर पाते अपनी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मूल्य है हमें जो लोकल है उसके लिए वोकल होना चाहिए। जो हमारी पहचान है उसको विश्वव्यापी पहचान बनाना हमारी हमें इस अभियान का एक मुख्य लक्ष्य है। तो जो हमारे लोग, हमारे उद्यमी, हमारे नवयुवक जिन्होंने उद्योग लगा रखे, उसका अपग्रेडेशन या उन्नयन करना चाहते हैं, उसमें ब्रांडिंग करना चाहते हैं, उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसके सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, जिससे कि हम विश्व स्तर पर जो हमारा उत्पाद है उसको रख सकें और अपने उत्पाद का अच्छे से अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें। तो इसमें उन्नयन का भी है, यानी जो हमारी पहले से स्थित इकाइयां हैं, मौजूदा इकाइयां हैं, उनका उन्नयन कर सकते हैं और नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को हम इसमें स्थापित कर सकते हैं। नई प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन बात आती है कहीं ना कहीं लोन के लिए, और हमें आती है कि बैंक कैसे हमको इसको आगे बढ़ाएगा। तो योजनाओं का लाभ लेने के लिए, परियोजना बनाने के लिए, लोन लेने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं इसमें, ये बताएं। देखिए कोई भी जब होता है, कोई भी इकाई हम स्थापित करते हैं, तो जैसा कि ये सूक्ष्म इकाइयों के लिए ये योजना है। सूक्ष्म इकाइयां जो होती हैं लगभग 25 से 30 लाख रुपए तक की जिनकी लागत होती है, उन इकाइयों को हम सूक्ष्म इकाइयां बोलते हैं, जिनमें प्लांट एंड मशीनरी, जो हम बिल्डिंग बनाते हैं उसके अंदर प्रसंस्करण की जो मशीनें लगाते हैं, उनकी लागत 25 से 30 लाख रुपए होनी चाहिए। वो सूक्ष्म इकाइयों के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो इसकी प्रक्रिया है, इसका लाभ हम कैसे लेंगे, इसको हमें जिला स्तर पर इसकी कार्यवाही की जाएगी और जिला स्तर पे पहले इसके योजना सही ढंग से चले, योजना का सही लाभ मिले, तो इसमें एक व्यवस्था की गई है कि हर जिले में एक ऐसा रिसोर्स पर्सन है, ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो किसानों के बीच में, एफपीओज के बीच में, एसएचजीज के बीच में जाएगा और ये देखेगा कि कहां पर इकाइयां लगी हैं, उन इकाइयों का सर्वेक्षण करेगा और उनमें से कौन से अपनी इकाइयों का उन्नयन करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि यह हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी पे, पुरानी मशीन के आधार पर ये है, हम इसमें नई पैकिंग मशीन लगाना चाहते हैं, इसका सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, इसमें कुछ चीजें और जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से चर्चा करके वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी एक परियोजना प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता होती है, जिसे हम डीपीआर बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। तो वो जो हमारा रिसोर्स पर्सन रहेगा, संबंधित इकाइयों से चर्चा करके एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में ये पूरा होगा कि पहले हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम जो इसमें उन्नयन करना चाहते हैं, क्या चीजों और नई मशीनें लगाना चाहते हैं, उसकी क्या लागत होगी और इसमें लगभग कितना खर्चा आएगा। उस आधार पे वो परियोजना बनाएगा। फिर परियोजना जो जिला स्तरीय हमारी कमेटी रहेगी, वो परियोजना को देखेगी, उसमें कई सारे एक्सपर्ट्स होंगे। परियोजना को देखने के बाद वो निर्णय लेगी कि ये परियोजना सही है, इसमें सही मूल्यांकन किया गया। उस आधार पर वो बैंक को उसका रिकमेंडेशन जाएगा, उस आधार पर बैंक उसके लोन को स्वीकृत करता है। और इसी जैसे मैंने ये इसका प्रारूप आपको बताया, इसी तरह से जो हमारे नए उद्यमी हैं, जो नई
अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां खोलना चाहते हैं, वो भी इसी तरह से रहेगा। उनको भी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या परियोजना प्रस्ताव उनको भी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की मदद से वो बनवा सकता है। फिर जब वो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, फिर उसके बाद वो बैंक के माध्यम बैंक में चला जाएगा और बैंक से जो लोन की प्रक्रिया होती है, ऋण की प्रक्रिया होती है, वो होगी। और जब सारी चीजें हो जाती हैं उसके बाद इसमें अनुदान की व्यवस्था होती है। जी जी डॉक्टर साहब, हम आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। किसान भाइयों, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, बस अभी उपस्थित हुए। सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, स्वागत है आपका अंतराल के बाद फिर से। और जैसा कि आप जानते हैं कि विषय है आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत उद्यानिकी प्रसंस्करण योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर विजय अग्रवाल। डॉक्टर साहब, अभी हम जैसे कि बात कर रहे थे प्रसंस्करण की, लघु उद्योगों की बात कर रहे थे। एक जिला एक उद्योग, एक उत्पाद, ये इस तरीके का क्या एक ही जगह पे एक ही स्थापित हो सकता है? कैसा क्या है, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये इसका मेन थीम है इस योजना का कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या एक जिला एक उत्पाद। इसके पीछे आशय ये है कि जो ये योजना क्लस्टर आधारित है। एक हर चीज का एक क्लस्टर होता है, उत्पादन का भी क्लस्टर होता है। कि आप देखते हैं ये प्रदेश में कहीं पर आप देखेंगे कि संतरे का बेल्ट है, यानी वहाँ पर संतरे का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। प्रदेश में गुना वाला क्षेत्र ऐसा है, वहाँ पर धनिया काफी बड़े एरिया में होता है, 1 लाख हेक्टेयर में धनिया होता है। शिवपुरी में टमाटर होता है। और अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो वहाँ पर टीकमगढ़ हुआ या निवाड़ी जैसी तहसीलें हैं जहाँ पर अदरक की उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में नीमच की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ औषधीय पौधे होते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि हर जिले की जो मुख्य फसल है या जिसका उत्पादन जहाँ पर होता है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण की। प्रसंस्करण के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है और जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ पर अगर उद्योग लगाते हैं तो वहाँ के लोगों को बहुत आसानी से कच्चा माल मिल जाएगा जो कि प्रसंस्कृत पदार्थ बनाने में काम आता है। और साथ ही वहां पर रोजगार की भी संभावना होगी और जिन चीजों की खेती हो रही है वहां पर लोग उसके प्रति नकारात्मकता नहीं रखेंगे कि बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया है, अब इस उत्पादन का बाजार में भाव नहीं मिल रहा है। तो जो उत्पादन के क्लस्टर है उनको ही हम चिन्हित कर रहे हैं और वहीं पर हमारी कोशिश रहेगी कि वहीं पर उससे संबंधित प्रसंस्करण की इकाइयां लगे। तो मध्य प्रदेश में हमने एक जिला एक प्रोडक्ट के आधार पर हमने इस योजना को लागू करने का प्रयास किया है और इसके लिए अभी चयन का काम एक जिला एक उत्पाद का चल रहा है। जैसे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का, वो केले के लिए जाना जाता है। तो वहां पर अगर इससे केले से संबंधित इकाइयां लगेंगी तो ज्यादा फायदा रहेगा, है ना। इसी तरह से आप देखेंगे जैसा अभी मैंने बताया कि गुना है, वहां पर धनिया बहुत ज्यादा होता है। तो धनिया से संबंधित जो भी प्रसंस्करण इकाइयां लगेंगी, जो भी सूक्ष्म उद्योग लगेंगे, उनको इसमें प्राथमिकता उसमें रहेगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं
ग्वालियर चंबल संभाग की बात करते हैं तो ग्वालियर ऐसा क्षेत्र है जहां पर आलू की पैदावार बहुत बड़े मात्रा में होती है। तो आलू से संबंधित भी जो उत्पाद हैं और उसके प्रसंस्करण करने की इकाइयां वहां पर लगाई जाएंगी। इसी तरह से शिवपुरी में टमाटर बहुत होता है। अगर नीमच की बात करें तो वहाँ औषधीय पौधे जैसे इसबगोल हुआ या फिर अश्वगंधा, इनकी खेती बड़े बड़े पैमाने पर होती है। और जैसे कि मध्य प्रदेश की एक पहचान है शरबती गेहूं, और हमारा सीहोर जिला जो है शरबती गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा अच्छा नाम रखता है। तो वहाँ पर हमारा प्रयास रहेगा कि गेहूं से संबंधित जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं वहाँ पर आए। अगर औषधीय पौधे में और हम बात करते हैं तो आंवला, जो कि पन्ना वाला क्षेत्र है जहाँ पर आंवला बहुत होता है और औषधीय मूल्य भी होता है। आप देखते हैं उससे संबंधित च्यवनप्राश बनता है, आंवले का पाउडर, त्रिफला, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता है। तो वहाँ पर हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह की इकाइयाँ वहाँ पर आए। तो ये एक जिला एक उत्पाद है। इसमें उद्यानिकी फसलें भी आ सकती हैं, इसमें कृषि आधारित फसलें भी आ सकती हैं, और जैसे कि छिंदवाड़ा औषधि भी आ सकती है, वनोपज भी, वनोपज में जैसे चिरौंजी वगैरह मध्य प्रदेश में काफ़ी होता है और छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है तो उससे संबंधित भी ये जहाँ पर उत्पादन ज़्यादा है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि कच्चा माल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए और हमारे किसान को उत्पादन का अच्छा मूल्य मिल जाए। तो लागत कम होगी तो मुनाफा भी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जैसा कि और दूसरा है कि हम एक जगह पे बिल्कुल फोकस कर पाएंगे, यानी वहाँ पर जो उद्योग आए वो विश्व स्तरीय उद्योग आना हमारी प्राथमिकता रहेगी। यानी उसमें हम उसकी ब्रांडिंग अच्छे से कर पाएं, जो FSSAI के स्टैंडर्ड हैं, फसाई के स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से सर्टिफिकेशन हमारे जो उद्यमी हैं उसका करवा पाएं, अच्छे से मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें। तो यही उद्देश्य है, इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद के रूप में इस योजना को लागू किया जा रहा है। मतलब हमारे किसान भाई जो हैं वो अपनी प्राथमिकता समझें, अपने यहाँ की विशेषता समझें और उसको आगे लेकर जाएं। जी। प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। अब क्योंकि योजनाएं आई हैं तो लोगों के मन में उमंग भी हैं, जिज्ञासाएं भी हैं, तो क्या प्रशिक्षण की भी सुविधाएं हैं इस योजना के अंतर्गत? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भारत सरकार ने कई स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी है। यानी सबसे पहले तो होता है कि जो योजना को जो क्रियान्वयन कर रही है एजेंसी, पहले तो राष्ट्रीय स्तर के कुछ संस्थान भारत सरकार ने इसमें आइडेंटिफाई किए, चिन्हित किए हैं। भारत स्तर के, पूरे राष्ट्रीय स्तर के 2 संस्थान हैं इस योजना के अंतर्गत, जो अधिकारियों का या इस योजना से जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रशिक्षण की उसमें व्यवस्था है। इसके बाद जब जो ऊपर के स्तर के लोग हैं उनका इस विषय में अच्छे से प्रशिक्षण होगा तो वो निचले स्तर पे या जो उद्यमी हैं या जो संभावित उद्यमी हमारे किसान भाई हैं उनको अच्छे से इन चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के बाद जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए हमने जिला स्तरीय तकनीकी संस्थान है उसको भी चिन्हित करने का काम किया है। उसकी जो जिम्मेवारी होगी कि जो भी हमारे उद्यमी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो प्रशिक्षण अवश्य ले लें, क्योंकि प्रशिक्षण अगर नहीं लेंगे तो वो उसकी शुरुआत जो है उद्यम लगाने की, उसकी जो मूलभूत जानकारियां हैं, उसकी बारीकियां हैं, उस उद्योग को कैसे चलाना है, उस उद्योग में जो उत्पाद बन रहा है उसकी कैसे विश्व स्तरीय पैकिंग करनी है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग हम कैसे करेंगे, तो ये प्रशिक्षण का पार्ट है। तो जैसा आपने बोला इसमें प्रशिक्षण तो बड़ा अनिवार्य है और निश्चित रूप से सभी जो भी इससे जुड़ेंगे, योजना से जुड़ेंगे, उनको इस तरह की प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें की जाएगी। प्रशिक्षण की बात हो गई, उत्पादन की बात हो गई, मार्केटिंग के बारे में आप बताएं, बाजार की जो उपलब्धता है इस योजना के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है ये बताएं। देखिए इसमें जैसे कि एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इसमें जैसे लाभ जो ले सकते हैं, पहले तो इसमें कोई भी व्यक्तिगत जो लोग हैं, यानी एक हम और आप भी, कोई भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, हमारे किसान भाई भी ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो लाभ ले सकते हैं जो पहले से स्थित इकाइयां हैं, ऐसे उद्यमी हैं जो पहले से इकाइयां चला रहे हैं वो। तीसरा जो इसमें अहम मार्केटिंग में जैसे आपने बोला जो अहम रोल निभाने वाले हैं वो स्व सहायता समूह है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कृषक उत्पादक संगठन है, कृषक उत्पादक कंपनियां हैं, सहकारी समितियां हैं, ये भी इस योजना में भाग ले सकती हैं, योजना का लाभ ले सकती हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो भी क्षेत्र का, जैसे बुरहानपुर में केला बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका व्यापक रूप से एक परियोजना प्रस्ताव बनेगा। गुना में धनिया हो रहा है या आगर मालवा में संतरा हो रहा है तो उसकी ब्रांडिंग
क्योंकि आज के समय में जैसे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की दशहरी, मलियाबाद की दशहरी हुई, इसी तरह से बहुत सारी, नागपुरी संतरा हुआ, इसी तरह से मध्य प्रदेश की भी बहुत सारी, जैसे हमारी शरबती है, तो इसका पूरा ब्रांडिंग हमें कैसे करनी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करनी है। तो योजना के अंतर्गत हम प्रस्ताव बनाकर, जो सहकारी समितियां हैं, कृषक उत्पादक संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, इस ब्रांडिंग और मार्केटिंग का प्रस्ताव बनाकर भी सबमिट कर सकते हैं और उसकी स्वीकृति के उपरांत इससे संबंधित जो गतिविधि हैं उस पर ध्यान देंगे। इसके अलावा इसकी मार्केटिंग के लिए जितने भी अन्य प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे हमारा जो लोकल फॉर वोकल की बात है उसको हम बड़े स्तर तक ले जाएं, राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाएं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि लोकल फॉर वोकल के साथ हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं, ये योजनाएं आगे बढ़े, आत्मनिर्भर भारत बने। इसके लिए हम हमारे जो किसान भाई है वो पूरी तरह से इस योजना का लाभ लेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप इस योजना का जरूर लाभ लीजिएगा और हमें दीजिए अनुमति, फिर उपस्थित होंगे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।